हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है डॉक्टर संजय पटेल और हमारे सेमी कंडक्टर में आज का लेक्चर है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे और बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। जो आपके नीट के लेवल का है वही हम आपको बताएंगे और जो जो चीज़ें पूछी गई हैं बस उसी के बारे में बात करेंगे, या जिनके पूछे जाने की कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिस्टर टू टाइप के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, पीएनपी, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप तीनों को मिला के पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। अब ये यहाँ पे इमीटर है, ये हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, इमीटर बेस कलेक्टर। ऐसे एनपीएन में देख लेंगे, इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इनके सिंबल देख लीजिए। ठीक है, तो सिंबल जो होता है आपका, अब यहाँ पे देखिए सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए जो इमीटर है वहां से करंट इमिट करती हुई दिख रही है ऐसे, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया कलेक्टर। ठीक है, ऐसे एनपीएन का देख लो। बस एनपीएन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए यहाँ से एंटर का एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से एग्जिट का एरो दिखाई दे रहा है। बस इतना आपको याद रखना है, इतना सा डिफरेंस होता है। अब एग्जाम में पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये कभी भी आ सकता है। तो इसको ऐसे आप याद कर लो। पीएनपी के लिए अगर होगा तो यहाँ से एंटर होती एरो आपको दिख रही होगी, और एनपीएन के लिए होगा तो यहाँ से एग्जिट होती हुई एरो दिख रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया सिंबल। सिंबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार पूछा गया तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि डोपिंग देखना हमको, किसकी डोपिंग ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। इमीटर कितनी डोपिंग होगी, बेस की कितनी होगी, कलेक्टर की कितनी होगी, तो उसका एक ऑर्डर पूछ लिया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम देखेंगे। तो देखिए इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इमीटर की डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद होती है कलेक्टर की, उसके बाद होती है बेस की। ठीक है, सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस की। सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर की। तो दोनों को याद रखो, बीच में आ जाएगा आपका कलेक्टर। तो सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर की, सबसे कम बेस की, और आपका कलेक्टर जो है वो मिडिल में रहेगा। ठीक है, अब साइज की बात की जाए तो साइज सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, क्योंकि उसको करंट कलेक्ट करना होता है तो उसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा और इमीटर का साइज उससे छोटा और बेस का साइज सबसे छोटा। तो अगेन बेस सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो एकदम मेमोराइज हो जाएगा कि डोपिंग और साइज दोनों में वेस सबसे कम है। ठीक है, वेस की डोपिंग भी सबसे कम है और साइज भी सबसे कम है। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज हो, डोपिंग इमीटर की ज्यादा होगी और साइज कलेक्टर का बड़ा होता है। तो कलेक्टर की कोई भी चीज कलेक्ट करनी होती है तो उसका साइज बड़ा होता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि कलेक्टर का साइज बड़ा होता है, लेकिन अगर डोपिंग की बात आएगी तो इमीटर बड़ा होता है। ठीक है, इमीटर की डोपिंग ज्यादा होती है, सॉरी। तो ये आपको याद रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर में दो तरह के जंक्शन होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर है टू जंक्शंस, तो उन जंक्शंस को हम लोग देखते हैं। ये आपके जो सर्किट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांजिस्टर में, उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपकी। जैसे कि यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर है टू जंक्शन। अब देखिए इमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। तो एक जंक्शन यहाँ पे बनना है, तो अब जिसके बीच बन रहा है उसी के नाम से जंक्शन जाना जाएगा। तो यहाँ पे इमीटर और बेस के बीच में जंक्शन बनना है, तो जंक्शन बिटवीन बेस एंड इमीटर। ठीक है, इसको बोल दोगे JVE। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बेस और कलेक्टर के बीच में बनना है जंक्शन, तो जंक्शन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस हो जाएगा। ठीक है, इमीटर और बेस के बीच जंक्शन बिटवीन बेस एंड इमीटर तो क्या हो जाएगा JBE, और जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर तो हो जाएगा JBC। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में टर्म यूज हो सकते हैं, जब होंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दो तरह के जंक्शन होते हैं, बेस इमीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ये एक टेबल हमने बनाई हुई, तो ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, जो आपका जंक्शन होगा कैसी वाइसिंग होनी चाहिए, तो किस तरह का वर्क होगा उसका, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, बेस इमीटर जंक्शन है, ये बेस कलेक्टर जंक्शन है। ठीक है, दोनों को हमने लिख रखा है यहाँ पे। फिर वर्किंग मोड ऑफ ट्रांजिस्टर और यूज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का यूज क्या होगा, ये तीनों चीजें हमको देखनी है। तो देखिए जब भी बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग होगा और बेस कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड, जब दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग होंगे तो क्या होगा, सैचुरेशन मोड। तो ये आपको याद रखना है कि जब दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग होंगे तो कौन सा मोड होगा, सैचुरेशन मोड होगा, और स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी वर्क करता है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने आपको बताया नहीं। एक उसका ग्राफ वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, तो जब दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग पे रहेंगे तो सैचुरेशन मोड होगा और स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर बेस इमीटर जंक्शन रिवर्स बाइसिंग हो और बेस कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बाइसिंग है, ठीक है, दोनों रिवर्स बाइसिंग हो तो कट ऑफ मोड हो जाएगा। कट ऑफ मोड कब होगा, जब दोनों रिवर्स बाइसिंग होंगे
और सैचुरेशन मोड कब होगा, जब दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग होंगे। तो ये तो आसान है याद करना। जब रिवर्स बाइसिंग हो तो कट ऑफ याद कर लो कि रिवर्स हो रहा है, इसका मतलब कट ऑफ हो जा रहा है। तो जब दोनों जंक्शन की बाइसिंग रिवर्स हो जाएगी तो कट ऑफ मोड हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, जब कट ऑफ मोड तो स्विच ऑफ, सैचुरेशन मोड तो स्विच ऑन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके लेवल पे पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जब देखिए जंक्शन बिटवीन बेस एंड इमीटर होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग होती है इसकी, और जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर की जब रिवर्स बाइसिंग होती है तब इसको बोलते हैं एक्टिव मोड। ये यूज होता है एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर यूज एज ए एम्पलीफायर, तो वहां पे इसका यूज होता है, उसी के ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक्टिव मोड कब होगा, जब बेस इमीटर की फॉरवर्ड बाइसिंग होगी और कलेक्टर बेस की या बेस कलेक्टर की जब रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में होगा तब एक्टिव मोड होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये टेबल अगर पूरी याद कर सकते तो याद कर लो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए याद करने में, क्योंकि दोनों जब फॉरवर्ड तो सैचुरेशन मोड स्विच ऑन, दोनों जब रिवर्स कंडीशन में तो कट ऑफ मोड बोला जाएगा उसको, और स्विच ऑफ हो जाएगा। और जब बेस इमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग और बेस कलेक्टर रिवर्स बाइसिंग तो एक्टिव मोड, और ये एज ए एम्पलीफायर यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। अभी इसको हम दिखा देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल लेके उसको बता दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे हमको देखना है, देखिए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो बाइसिंग ऑफ कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर है। देखिए अब इसको एक्टिव मोड में लाने के लिए क्या करना पड़ता था, एक्टिव मोड में इसको लाने के लिए जो आपका बेस इमीटर जंक्शन होता है उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग होनी चाहिए और बेस कलेक्टर का रिवर्स बाइसिंग होनी चाहिए। देखिए तो ये हो गया आपका बेस, ये है कलेक्टर, तो इसका देखिए रिवर्स बाइसिंग है कि नहीं है। अब रिवर्स बाइसिंग मैंने आपको बताया था, बाइसिंग कैसे चेक किया जाता है। आप जैसे कि यहाँ पे पी एन ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये पी है ये एन है, तो पी और एन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग, और नेगेटिव आ रहा है तो रिवर्स बाइसिंग। अब देखिए यहाँ पे 2 वोल्ट है, क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी लगा है तो यही पोटेंशियल इस टर्मिनल कितना है, 2 वोल्ट है, प्लस 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 वोल्ट। ठीक है, तो प्लस 2 वोल्ट। अब यहाँ पे देखिए कितना है, तो इधर से चलिए, ये 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो ये 5 होगा, तो 2 - 5 करोगे तो -3 आएगा, तो -3 आया, इसका मतलब ये हो गया रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग। ये कौन सा जंक्शन है, बेस कलेक्टर। ठीक है, बेस कलेक्टर जंक्शन है, इसका हो गया रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि -3 वोल्ट आ रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आरबी, मतलब रिवर्स बाइसिंग हो गया। अब देखिए बेस और इमीटर देखिए, तो देखिए बेस का कितना है 2 वोल्ट, इमीटर का 0, क्योंकि इमीटर अर्थिंग है तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 2 - 0 करोगे तो +2 आएगा, तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी। तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। दैट्स मीन ये एक्टिव मोड में है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो बेस कलेक्टर जंक्शन है उसकी रिवर्स बाइसिंग है, और जो बेस इमीटर जंक्शन है उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग। अब देखिए जो भी, जैसे आपको बोला जाता है कॉमन इमीटर है गया ये, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कभी कभी कॉमन बेस, तो जो कॉमन होता है ना उसकी अर्थिंग करी जाती है। अभी कॉमन बेस पूछा जाता है तो बेस को अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमीटर की अर्थिंग की गई, इसका मतलब ये कॉमन इमीटर है। कॉमन बेस आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, वो अभी कुछ उसके फार्मूले बता देंगे जो क्वेश्चन में यूज होते हैं। और बाकी आपके सिलेबस में जब भी आपके सिलेबस के क्वेश्चन आए हुए हैं, जब भी नीट में क्वेश्चन आया है तो ये कॉमन इमीटर से ही आया, तो इसको हम लोग को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि जब देखिए बेस कलेक्टर रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में है और बेस इमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग कंडीशन में, तो एक्टिव मोड में होता है। आपका जो भी ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव मोड में होता है, और उसको एज ए एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए करंट गेन का फार्मूला देखना है, वोल्टेज गेन, पावर गेन और ट्रांस कंडक्टेंस, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए करंट गेन, अब कॉमन इमीटर अलग है, कॉमन बेस अलग है। तो कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होता है उसको बीटा से डिनोट करते हैं, कॉमन बेस में अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये पहले याद कर लो आप। ठीक है, कॉमन इमीटर के लिए बीटा का यूज किया जाता है, कॉमन बेस के लिए अल्फा का यूज किया जाता है। अब देखिए बीटा इक्वल टू होता है आई आउटपुट अपान आई इनपुट, जो आउटपुट करंट होती है अपान इनपुट करंट, वही होता है करंट गेन। तो देखिए आउटपुट करंट क्या होगी, जो कलेक्टर की करंट होगी वो आउटपुट करंट होगी, ठीक है, अपान आई बी, जो बेस की करंट होगी उसी को हम इनपुट करंट बोलते हैं। तो आई सी अपान आई बी कर लोगे तो ये भी अब ये इसको तो याद करना ही पड़ेगा, कोई भी हो इसको बिना याद करके काम नहीं चलेगा। अब मैं अभी जो आपके वोल्टेज गेन और पावर गेन ये सब है तो थोड़ा रिलेट करके इसको बता देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो फिलहाल आपको ये तो याद करना पड़ेगा, बेसिक चीज है, बीटा की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट इक्वल टू आई सी अपान आई बी। आई सी क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट करंट हो जाएगी कलेक्टर करंट, और ये बेस करंट है आई बी। अब चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन बेस करंट, तो उसको भी बोला जाता है करंट गेन। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू ये चारों फार्मूले आपको याद रखने हैं, 3 है यहाँ पे, तो तीनों याद रखना है आपको। इसको याद कर लो, आईसी अपान आई बी, तो डेल्टा आईसी अपान डेल्टा आई बी, तो ऐसे ही याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है आपका डेल्टा आईसी अपान डेल्टा आई बी। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है। अब कॉमन बेस में देखा जाए तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा आईसी अपान डेल्टा ई है। यहाँ पे क्या था, डेल्टा बी था, यहाँ पे डेल्टा ई है, बस इतना डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आईसी अपान आई है, डेल्टा आईसी अपान डेल्टा आई, बस इतना सा डिफरेंस आ रहा है कॉमन बेस के लिए।
तो ज़्यादातर पूछा यही गया है कॉमन इमीटर, लेकिन कभी कभी अल्फा की वैल्यू दे के बीटा पूछता है तो वहाँ से आपको आईसी निकालना पड़ जाता है। ठीक है, आई देगा, अल्फा दे देगा तो वहाँ से आप आईसी निकालोगे, इस आईसी का यूज यहाँ पे करवा लेगा। तो इस तरह थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चन ज़्यादा पूछते आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए इसको बताना जरूरी था। अब वोल्टेज गेन देखा जाए तो वोल्टेज इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका आता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो V इक्वल टू आई आर होता था। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। अब देखिए पहले तो वोल्टेज गेन का सिंबल एवी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लगाना है, तो देखिए आई कितना था, आईसी था, आईसी कर दिया, आर आउटपुट रेजिस्टेंस कर दिया मैंने। ठीक है, आर नॉट कर दिया, अपॉन V इनपुट है तो फिर V इक्वल टू आई आर लगाओ, तो आई की जगह आई भी रखोगे, यही वाला आई भी यहाँ, और आर इन कर दोगे। ठीक है, तो ये हो तो गया, जो V इक्वल टू आई आर लगाना था V इक्वल टू आई आर तो लग गया, आई सी आर नॉट, आई बी आर इन इक्वल टू, अब फिर से आई आर करना है, तो देखिए आई करंट गेन की वैल्यू, अब यहाँ पे करंट गेन टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट यूज करते हैं, तो करंट गेन का सिंबल वीटा, तो V इक्वल टू आई आर करना है, V की जगह ये लिखा है वोल्टेज गेन की जगह, तो ये V इक्वल टू आई आर, आई की जगह लिखोगे करंट गेन अपान आर। अब जब भी रेजिस्टेंस यूज करना होगा तो किसी एक को नहीं रखोगे कि आर नॉट रख दिया या आर इन रख दिया, दोनों को रखोगे, उनका रेशियो भी रखोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस की जगह आर नॉट अपान आर इन रखोगे। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके याद करना है तो आप जब भी रखोगे तो आर नॉट अपान आर इन रखोगे। ऐसे अगर कॉमन बेस की बात की जाए तो यहाँ पे वोल्टेज गेन, अब वही जैसे यहाँ पे आईसी अपान आई भी था, यहाँ आईसी अपान आई ई है, बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे करंट गेन बीटा था, यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ भी आई आर हो गया, आर नॉट अपान आई इन। ठीक है, तो सिंपल इसको याद रखेंगे आप, कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके इसको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो। अब हमको देखना है पावर गेन, तो पावर गेन देखिए, पावर गेन को एपी से डिनोट कर रहे हैं, कॉमन इमीटर के देख रहे हैं। ठीक है, तो अब फिर वही बात, आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर। अब पावर इक्वल टू क्या होता था, आई स्क्वायर आर होता था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर की जगह हमने लिखा बीटा स्क्वायर, क्योंकि करंट गेन यहाँ पे बीटा है, तो बीटा स्क्वायर, आर की जगह मैंने आपसे कहा था आर नॉट अपान आर इन यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर गेन। अब देखिए एक फार्मूला और होता था पावर का, वी स्क्वायर अपान आर। ठीक है, वी स्क्वायर अपान आर, तो वी स्क्वायर की जगह अब वहां पे वोल्टेज होता था, यहाँ पे वोल्टेज गेन है, तो देखिए वी स्क्वायर की जगह वोल्टेज गेन का स्क्वायर किया, अपान आर करोगे। अब आर की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि आर नॉट अपान आर इन यूज करना है, तो वी स्क्वायर अपान जब आर करोगे तो यहाँ आर नॉट अपान आर इन करोगे तो आर इन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इंटू आर इन अपान आर नॉट, बाकी जगह आर नॉट अपान आर इन है, लेकिन यहाँ पे अपान आर था तो यहाँ पे आर नॉट अपान आर इन करते तो आर नॉट नीचे रह जाता, आर इन ऊपर चला जाता। और एक पावर का फॉर्मूला क्या होता था, आई इंटू वी, पी इक्वल टू आई इंटू वी भी होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आई हो गया करंट गेन, वी हो गया वोल्टेज गेन, तो वीटा इंटू ए बी भी हो जाएगा। तो ये हो गए सारे पावर के फार्मूले, यही सारे फार्मूले इसमें भी निकल के आएंगे, कॉमन बेस में भी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बाकी यही फार्मूले निकल के आएंगे, जहां यहाँ अल्फा है, सॉरी यहाँ बीटा यूज हुआ है तो वहां पे अल्फा यूज होगा, बस यही थोड़ा सा चेंज आएगा वहां पे। अब ट्रांस कंडक्टेंस देखा है तो इसको जीएम से डिनोट करते हैं, ये होता है आई नॉट अपान वी इन। ठीक है, इसको याद करो, आई नॉट अपान वी इन। अब आई नॉट आउटपुट करंट क्या होती थी, कलेक्टर करंट जो थी, तो आईसी लिख दिए हम, अपान वी इन क्या होता था, वोल्टेज इनपुट कहाँ पे होता था, वेस मीटर जंक्शन पे, तो वी इन की जगह लिख देंगे हम लोग वोल्टेज किस जंक्शन का, वेस मीटर का। ठीक है, तो याद रखना आईसी अपान, फिर वी इक्वल टू आई आर लगाओ, तो वोल्टेज गेन तो आई बी आर इन कर दोगे, या अब देखिए बीटा अपान आर इन भी कर सकते हो। देखिए क्या होता था, आईसी अपान आई बी की जगह क्या लिख दोगे, बीटा लिख दोगे, आईसी अपान आई बी की जगह बीटा लिख सकते हो, तो आईसी अपान आई बी की जगह बीटा लिखा तो बीटा अपान आर इन। इसका एक क्वेश्चन पूछा गया एक बार, शायद 14 में आया था, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन ये ट्रांस कंडक्टेंस पे। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलिए हम करंट गेन और इसका जो आपका अल्फा बीटा की वैल्यू है तो उसको देख लेते हैं कि अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, इनके संबंधों के बारे में जानेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके। अब यहाँ देखना रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा के बीच संबंध पता लगाना है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू होता है बीटा अपान 1 प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा। अब इसी से अगर इधर उधर करके इसमें आगे पीछे करके अगर सॉल्व करोगे तो बीटा इक्वल टू भी निकाल लोगे, तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इक्वल टू होता है बीटा अपान 1 प्लस बीटा। अब एक याद रखोगे, दूसरा आप निकाल सकते हो, लेकिन दोनों याद रखोगे तो आपका टाइम बचेगा। और फिर मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, टाइम बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जितनी चीजें आप याद कर सकते हो याद करो। गामा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा होता है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू याद रखो। गामा की वैल्यू कभी निकालने के लिए आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया। अल्फा बीटा बहुत बार पूछे गए। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन हम देख भी लेंगे अभी। और बीटा इक्वल टू अल्फा गामा भी होता है। ठीक है, तो इसको भी याद कर सकते हो आप, बीटा इक्वल टू अल्फा गामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा अपान 1 प्लस बीटा और बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना, बाकी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन।
अब ट्रांजिस्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है, जितना आपको बताना था मैंने बता दिया है। बाकी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाहर कभी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए तो कोई फायदा नहीं टाइम खराब करने का, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी कवर करानी है। आप लोग बार बार पूछते हो कि सर सिलेबस कब तक खत्म होगा, तो सिलेबस खत्म करना है टाइम टू टाइम, तो इसलिए ज़्यादा फालतू चीज़ें पढ़ाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके चक्कर में छूट जाएंगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो जो बची हुई चीज़ें उसको भी हम करा देंगे। तो अब हमको क्वेश्चन देखना है इसमें, ये आपके नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज वी आई इक्वल टू 20 वोल्ट एंड वोल्टेज ऑफ बेस इमीटर इक्वल टू 0 और कलेक्टर इमीटर इक्वल टू 0, ठीक है। जो जंक्शन के वोल्टेज हैं दोनों को दिया गया है, बेस इमीटर का भी 0 है और कलेक्टर इमीटर का भी 0 है। द वैल्यू ऑफ आई बी, आई सी एंड बीटा आर गिवन बाई, ठीक है। आई बी जो बेस करंट है, बेस करंट इसमें जाएगी, आई बी बताना है, कलेक्टर करंट आई सी बताना है आपको, और बताना है करंट गेन बीटा की वैल्यू, ठीक है। करंट गेन बीटा की वैल्यू, तीन चीजें आपको निकालनी है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ठीक है। V इक्वल टू आई आर लगाइए, ठीक है। V इक्वल टू आई आर आपको लगाना है। तो V इनपुट इक्वल टू आई आर, तो आई आर अब यहाँ पे क्या है, आई वी आर बी, और प्लस यहाँ पे जो जंक्शन पे वोल्टेज होगा, ठीक है, तो V वी ई, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब देखिए वी की वैल्यू आपको 0 कहा गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब इनपुट वोल्टेज कितना था, 20 वोल्ट आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। आईबी की वैल्यू आपको निकालना है, आरबी की वैल्यू दी गई 500 केजी दिया गया, तो 5 × 10 की पावर 5 कर लो, ठीक है। अब आईबी की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल आएगी, आराम से निकल आएगी, 20/5 10 की पावर -5 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। 40 माइक्रो एम्पियर आ गई आईबी। अब देखिए अब आपको निकालना है आईसी, तो आईसी यहाँ देखिए, ठीक है, तो फिर भी वहीं करो, वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 20 है, और इसका जो जंक्शन का पोटेंशियल कहा गया वो 0 कहा गया है, ठीक है। जो कलेक्टर इमीटर का जो जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो 0 है, वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो यहाँ भी वही करोगे, 20 इक्वल टू आई आर, आई सी इंटू आर, कितना यहाँ पे आर दिया गया, यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे दिया है 4 किलो ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर 3। तो अब यहाँ से आईसी निकल के आ जाएगा 5 मिली एम्पियर, ठीक है, ये आ गए आईसी। अब निकालना है आपको बीटा, तो बीटा होता है आईसी अपान आईबी, तो आईसी की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, तो 5 × 10 की पावर -3 अपान आईबी की वैल्यू आ गई 40 माइक्रो एम्पियर आया था, तो 40 × 10 की पावर -6, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा 125। तो बीटा की वैल्यू आ गई 125, आईसी की वैल्यू आ गई 5 मिली एम्पियर और आईबी आ गया 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू आपको निकल के आ गई। ये क्वेश्चन आपके नीट 2018 में पूछा गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये पूछा गया था नीट 2016 में। फॉर ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 एंड दीज बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, देन इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज। इनपुट सिग्नल वोल्टेज आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कलेक्टर रेजिस्टेंस, आरसी दिया गया है 20 ओम, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको आरसी दिया गया है 2 किलो ओम, ठीक है, आरसी है आपके पास 2 किलो ओम मतलब 2000 ओम। आउटपुट वोल्टेज दिया गया है 4 वोल्ट, ठीक है, बीटा दिया गया है 100 और इसमें आरबी दिया गया है, ठीक है। बेस का रेजिस्टेंस दिया गया है 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम हो जाएगा, ठीक है, 2000 ओम हो जाएगा। तो इनपुट वोल्टेज पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आप निकाल लो यहाँ से वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन निकाल लोगे ना, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू V0 अपान VI हो जाएगा। V0 आपको दिया गया, VI आपको निकालना है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन मतलब AV इक्वल टू क्या होता था, IR होता था, ठीक है। तो I यहाँ पे दिया गया 100 और R की वैल्यू मैंने आपको कहा था R आउटपुट अपान R इनपुट करोगे तो R आउटपुट कितना है, कलेक्टर पे आउटपुट मिलेगा। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम मतलब 2000, तो 2000 ओम अपान 1000 ओम ये है, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 200। वोल्टेज ये कितना आ गया 200। तो ए बी की वैल्यू होती है जो आपको आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज होती है। आपको इनपुट वोल्टेज निकालना है तो इनपुट वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा V0 अपान ए बी। V0 की वैल्यू दी गई 4 वोल्ट और ए बी की वैल्यू अभी आपने निकाला 200। तो ये आप जब कैंसिल की कोई पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाओ 0, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 0.02 या 20 मिली वोल्ट कह सकते हो, ठीक है। यह आपका आंसर आ जाएगा 20 मिली वोल्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इनपुट सिग्नल गिवन टू कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैविंग ए वोल्टेज गेन ऑफ 150 इच वी आई इक्वल टू 2 cos और फिर एंगल दिया गया है 15t प्लस पाई बाई 3 द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल विल बी। आपको v इनपुट दिया गया है, v आउटपुट पूछा गया है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए वोल्टेज गेन जो ए बी होता है तो वो क्या होता है वी नॉट अपॉन वी आई, ठीक है। तो वी नॉट आपसे पूछा गया तो वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा ए वी इंटू वी इनपुट। वी नॉट, अब देखिए ए बी कितना दिया गया 150 दिया गया, वोल्टेज गेन आपको 150 दिया गया, इनपुट की वैल्यू आपको दी गई है 2 cos थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या दिया गया 15t प्लस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आपको निकालना, तो ये वी आउटपुट हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा cos, यहाँ हो जाएगा 15t प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई। अब ये प्लस पाई क्यों किया, क्योंकि आउटपुट सिग्नल जो होता है वोल्टेज का आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई के बराबर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आपको कराते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो ये वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 300 cos 15t प्लस ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा बी, 300 cos 15t प्लस 4 पाई बाई 3। अब देखिए ऑप्शन तीसरा अगर आप देखोगे तो 15t प्लस पाई बाई 3 मतलब यहीं पे सही करा दिया था। तो अगर आपको ये नहीं पता होता कि फेज डिफरेंस रखना होता है पाई का तो आप सी ऑप्शन टिक करते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए उसको ऐड करना जरूरी है यहाँ पे। अब अगर ये आपको नहीं पता था तो अब देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। अब देखिए 1990 में पूछा गया क्वेश्चन था, व्हेन ए ट्रायोड इज यूज्ड एज ए एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज इज। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पाई फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए ट्रांजिस्टर IC अपॉन आई इक्वल टू 0.96 देन करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर। अब देखिए कॉमन इमीटर के लिए क्या होता था IC अपॉन IB होता था, लेकिन यहाँ पे दिया गया IC अपॉन IE, मतलब ये दिया गया अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू क्या होती थी IC अपॉन IE, तो ये दिया गया आपको 0.96। पूछा गया है करंट गेन कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर में होता है बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या होती है IC अपॉन IB। तो या तो आप IB निकालो, तो उसका कोई मतलब नहीं, बीटा का रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, बीटा की वैल्यू होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू 0.96 अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस जब 0.96 करोगे तो आ जाएगा 0.04। तो इसको आप 0 हटाओगे तो ये हटेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 24। तो ये आ गया आपका बीटा की वैल्यू। बीटा हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर ये 1 से हमेशा ज्यादा होता है, और जो आपका कॉमन बेस के लिए अल्फा की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 1 आती है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। इसे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और कर लेते हैं। फॉर ए कॉमन बेस सर्किट IC अपॉन IE, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ भी दे दिया 0.98, ठीक है। देन करंट गेन फॉर ए कॉमन इमीटर, फिर से यहाँ पे वही बीटा की वैल्यू पूछ लिया, तो फिर से वही लगा यार, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा करोगे, अल्फा की वैल्यू 0.98 हो जाएगा, अपॉइंट 0.02 करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 49, तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन हो तो हम करेंगे, एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है वोल्टेज गेन 50 एंड इनपुट इम्पीडेंस ऑफ 100 ओम एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ 200 ओम, देन पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर। देखिए यहाँ पे आपको पावर गेन बताना है। तो पावर गेन के कई फार्मूले हमने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे AP इक्वल टू क्या होता था, हाँ पावर गेन के तो कई फार्मूले होते हैं, लेकिन हमको जो यहाँ पे दिया गया है तो वोल्टेज गेन दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस में क्या होता है पावर का फार्मूला, करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा है तो V स्क्वायर अपॉन R होता है, तो वही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो AB स्क्वायर अपॉन R करेंगे, R की जगह हमने क्या कहा था, R आउटपुट अपॉन R इनपुट रखोगे आप। तो जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये दिया गया है 50, तो 50 इंटू 50 करोगे, R आउटपुट की वैल्यू दी गई 200 ओम, तो 200 ओम अपॉन 100 ओम, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल, इसको करोगे हो जाएगा 25, और इसको मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1250, ठीक है। ये हो जाएगा 1250। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन लगभग निकल जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, सर्किट वाले कुछ क्वेश्चन और कर लेना आप लोग। और बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे गेट के क्वेश्चन कर लेंगे और गेट के कुछ कॉन्सेप्ट देख लेंगे। बस ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।